इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है और उसके प्रकार को जानेंगे और छोटी छोटी संख्याओं को देखेंगे। सबसे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा में लिखते हैं तो ये ऐसी संख्या होती है जिसका हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं, चाहे वो किसी चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया गया हो या फिर गिनती के लिए प्रयोग हो। ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए बड़ी आर का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए q का उपयोग करते हैं, वहीं अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए t का प्रयोग किया जाता है। परिमेय संख्या की परिभाषा में हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर कि q 0 ना हो। अब इसके उदाहरण में देखें 2/3, 3/4, 5/6, 1, 5, 6 ये सारी संख्याएं परिमेय में आती हैं, क्योंकि 5 के नीचे भी 1 है और 6 के नीचे भी 1 है, उसी तरह 1 के नीचे भी 1। तो इस तरह की संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ बात आई कि इसकी परिभाषा में ये q 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा कंडीशन क्यों दिया है। तो दो चीज़ें होती हैं, अंश और हर। जैसे यहाँ पर p/q है, p अंश के रूप में हर q के। तो यदि हर 0 हो जाए, यानी कि किस तरह की संख्या होगी, 1/0, 2/0, 3/0। तो ये जो संख्या है इसे अभी तक परिभाषित नहीं किया जाए, ये अपरिभाषित है। तो ऐसी संख्याएं जो अपरिभाषित है तो वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन रखा गया कि p/q के रूप में तो लिखा जा सके लेकिन q 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा में इसमें अलग से कोई परिभाषा नहीं होती, बस परिमेय संख्या से ही हम परिभाषित करते हैं कि ऐसी संख्या जो परिमेय न हो वही अपरिमेय संख्या है। उदाहरण के तौर पर √2, √3, √5, √7 इस तरह की संख्या अपरिमेय में आती है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं कि जैसे √4, √9, √16, क्या इस तरह की संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी? तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं? √4 का मान 2 होता है, √9 का मान 3 होता है और उसी तरह √16 का मान 4 होता है। तो क्योंकि इसके मान 2, 3, 4 इस तरह के हैं और इस तरह की संख्याएं परिमेय में आती हैं, तो ये संख्याएं परिमेय संख्या होगी। यानी जिस भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकेगा, जैसे कि 25, 36, 49, तो ये सारी संख्याएं हमारे परिमेय में होंगी, ना कि अपरिमेय में। तो सिर्फ रूट देख करके यह ना समझा जाए कि वो अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय के अंतर्गत ही कुछ संख्याएं आती हैं, जिसमें पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की परिभाषा में हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए।
इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी एन का प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण में हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और आगे तक संख्याएं डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट आगे की संख्या को दिखाता है। प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। इसकी परिभाषा में हम कहें कि ऐसी संख्या जो 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर प्राकृत संख्या में 0 समाहित हो जाए तो वही पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को प्रदर्शित करने के लिए W का प्रयोग करते हैं। उदाहरण 0 1 2 3 4 5, तो इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं। अब आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक की परिभाषा में हम कहेंगे कि ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसमें ऋणात्मक भी है, शून्य भी है और धनात्मक भी है। जैसे कि -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 और आगे तक। इधर भी पीछे से और इधर भी आगे तक। तो ये जो संख्याएं हैं इसमें ऋणात्मक भी हैं, शून्य भी है और धनात्मक भी है। इन संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को प्रदर्शित करने के लिए Z का प्रयोग किया जाता है। किसी किसी किताब में कहीं कहीं I का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन ज़्यादातर Z का ही प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो सके। उदाहरण 2 4 6 8 10 12, इस तरह की संख्याएं सम संख्या में आती हैं। वहीं विषम संख्या की परिभाषा में हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो। तो इसका उदाहरण होगा 3 5 7 9 11, इस तरह की संख्याएं विषम संख्या में आती हैं। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की परिभाषा में हम कहें कि ऐसी संख्या जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर खुद अपने आप से, तो वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि हम 2 लें, 2 को या तो 1 विभाजित कर सकता है या फिर 2 विभाजित कर सकता है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसे विभाजित नहीं कर सकता। उसी तरह 11 को लें तो 11 को भी 1 विभाजित करेगा, यानी 1 से भाग लगेगा। और कोई भी संख्या नहीं है इस तरह के जो 11 को भाग दे सके, जो पूर्णतः कट जाए, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसके बाद सिर्फ 11 है जो कि 11 को विभाजित करता है। तो इस तरह की संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या तो खुद अपने आप से, ऐसा कहना भी ठीक होगा कि जो पूर्णतः विभाजित हो, तो वो अभाज्य संख्या है। इसके उदाहरण में है 2 3 5 7 11 13 और आगे तक की संख्या। यहाँ पर 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या होगा, और ये एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्या पर। तो जिस तरह अपरिमेय की अपनी कोई परिभाषा नहीं थी, उसे परिमेय से परिभाषित किया जाता है, उसी तरह भाज्य संख्या को भी अभाज्य संख्या की सहायता से परिभाषित किया जाता है।
तो ऐसी संख्या जो अभाज्य नहीं है वही भाज्य है। उदाहरण इस तरह के 4, 6, 8, 9, 10, 12। जैसे कि 10 लिया हमने, तो 10 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और खुद 10 से भी विभाजित है। तो इसमें कई गुणज हैं, तो इसलिए यह भाज्य संख्या में आता है। तो इसमें दोनों, अब 4, 6, 8 यह देखकर यह पता न लगाना चाहिए कि सम संख्या ही भाज्य होती है। भाज्य संख्या का इतना है कि जो अभाज्य नहीं है, यानी कि जो 1 से तो विभाजित हो ही, खुद अपने आप से तो विभाजित हो ही, इसके साथ साथ इसके 2 के अलावे और भी कई संख्याएं जिससे विभाजित हो सके वो भाज्य संख्या होती है। अब हम लोग कुछ निष्कर्ष पर आते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। जैसा कि हमने देखा था कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से, तो उसके अंदर ही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर ही समाहित है। तो इसीलिए ये कहा जाए कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। यहीं पर यह भी कहा जा सकता है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है। दूसरे निष्कर्ष में सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। तो हमने देखा था कि पूर्णांक जो है उसमें ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य सारे शामिल हैं और पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, तो ये उसी के अंदर आ जाता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। और यहाँ पे यह भी कहा जा सकेगा कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। इसके बाद तीसरे निष्कर्ष में देखेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं। जितने भी परिणाम पूर्णांक हैं सारे परिमेय में आते हैं। और इसमें ये कहा जा सकेगा कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत भिन्न वाले संख्या भी आते हैं जो पूर्णांक में नहीं होते। अब यहाँ ये भी कहा जा सकेगा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर ये भी कहा जा सकेगा कि 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और साथ साथ अभाज्य भी है। एक के बारे में तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, जो दोनों के अंतर्गत नहीं आते हैं, दोनों से वो बाहर है। ये रही